जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम श्रृंखला में जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले दी गई सारी वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को आगे फॉलो करें, इस सीरीज को फॉलो करें। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 इसको अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया, यानी अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया। अंग्रेजों ने क्यों इस कानून को बनाया? ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव पड़ा कि उन्होंने इस प्रकार का कानून बनाया? मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक समझौता किया जिसे पूना समझौता कहा, 1932 में हुआ। तब उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बेटा कांग्रेस ने बहिष्कार किया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं निकला। तो कुल मिलाकर यह कह सकता हूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं निकला था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी तो ये आपको आगे की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आज की क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी आपको। तो देखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद या तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, सरकारी पत्र जारी किया था। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ तब ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय उसने क्या किया, एक श्वेत पत्र या सरकारी पत्र क्या किया बेटा, जारी किया। इसे व्हाइट पेपर कहा गया। सरकारी पत्र को ही, इसी सरकारी पत्र को क्या किया गया, व्हाइट पेपर कहा गया। और इस पेपर की समीक्षा करने के लिए, उसमें जो बातें लिखी गई थी उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। उसका अध्यक्ष से बनाया गया था लिंगलिथनो को, जो बाद में भारत का वायसराय बनेगा। इस लिंगलिथनो को एक समिति बनाई इसकी अध्यक्षता में और कहा कि हमने कुछ बिंदु रखे हैं, इन बिंदुओं की आप क्या करना, समीक्षा करना, यानी उसकी रिपोर्ट बनाकर आप किसको दोगे, ब्रिटिश सरकार को दोगे। सही है। समझना क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति हुई, यानी एक तरीके से वो भी असफल रहा, तब उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र या सरकारी पत्र जारी किया। इसे व्हाइट पेपर कहा गया और इसकी समीक्षा करने के लिए इस व्हाइट पेपर यानी कि जो व्हाइट पेपर में सरकारी पत्र में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स या बिंदु लिखे थे जो भारत की जनता के लिए थे, यानी एक नया कानून बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे थे, उसकी समीक्षा करने के लिए, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, लिंगलिथनो को बनाया गया, जिसमें यह कहा गया था, उस रिपोर्ट जो पेपर जो था, जो सरकारी पत्र था जिसे श्वेत पत्र कहा गया, जिसमें कहा गया था कि भारत के लिए एक संवैधानिक अधिनियम बनाया जाएगा। यानी कि क्योंकि बेटा देखो, गांधी जी हो 1922 में गांधी जी ने भारत के लिए एक संविधान की मांग करी और इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारत की जनता के अनुसार बनना चाहिए, यानी उसकी इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। दूसरा, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने मांग की कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो जो भारत के लिए एक संविधान बनाए। तो लगातार संविधान की मांग चल रही थी
और संविधान की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी बेटा कि जहाँ तक पूर्ण स्वराज तक की मांग आ गई थी। तो अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान बना दिया जाए, एक अधिनियम बना दिया जाए जो उनके हित में हो। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो मांग कर रहे हैं भारतीय, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाएं और उन मांगों को उठाकर क्या बना दें, एक अधिनियम बना दें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में कहा कि भारत के लिए एक संवैधानिक अधिनियम बनाया जाएगा जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 बाद में कहा गया। यानी कि इसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1935 बाद में कहा गया। तो नेक्स्ट देखो बेटा आगे इंपॉर्टेंट चीज, इस भारत शासन अधिनियम 1935 जिसे मिनी संविधान या लघु संविधान कहा गया, उस समय के जो विशेषज्ञ थे, यानी उस समय के जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, या हम कह सकते हैं वो भारतीय जो अंग्रेजी सरकार और भारत के बीच क्या रखते थे, एक मेल मिलाप रखते थे बेटा, उन्होंने भी कहा कि ये जो कानून है, जो ये अधिनियम है, वो एक तरीके से क्या है, मिनी संविधान है, ये हमारा छोटा संविधान है। आज भी हम भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान कहते हैं बेटा। इसमें इसके 10 भाग थे, यानी इस भारत शासन अधिनियम 1935 यानी इतना बड़ा कानून था कि इसमें 10 भाग थे और 321 बेटा धाराएं थी। कितनी थी? 321 धाराएं थी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के कितने भाग थे? तो बेटा 10 भाग थे और उसमें 321 क्या थी बेटा? धाराएं थी। आज वर्तमान में जो हम संविधान यूज करते हैं, जिस संविधान का हम प्रयोग करते हैं भारत में, या जो संविधान भारत में आज लागू है, इस पर सबसे गहरा प्रभाव, इस संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है। जब मैं आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमारे संविधान बना, कैसे संविधान का विकास हुआ और भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो सब हम पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे। वर्तमान में जो संविधान भारत में लागू है उस पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा था? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। इस अधिनियम में कुछ मुख्य बातें दी गई थी जो निम्न प्रकार से हैं। यानी ये संविधान इतना बड़ा है कि बेटा इस पर मैं आपको कम से कम 10 क्लास बना सकता हूं या 10 क्लास में आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम उनको देखेंगे। देखो, इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे जो निम्न प्रकार से हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे बेटा? देखो कि प्रांतों में जो प्रांत थे उस समय भारत में 11 प्रांत थे, कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ये द्वैध शासन व्यवस्था कहां से लाया गया था? 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किया गया था। उस मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत 1919 में यह द्वैध शासन अधिनियम व्यवस्था को क्या किया गया था बेटा? लागू किया गया था। इन्होंने कहा कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के प्रांतों में, भारत में जो प्रांत हैं 11 प्रांत, उनसे हम द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। दूसरी इन्होंने महत्वपूर्ण बात क्या कही? इन्होंने कहा कि हम प्रांतों में, अब जो प्रांत हैं, हम प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। अर्थात अब प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और यहां पर एक क्या बनाई जाएगी? एक उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी, जैसे आज की व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि हम जैसे आज, अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूं, जैसे आज जो व्यवस्था है, केंद्र में एक अलग सरकार होती है बेटा और राज्यों में एक अलग सरकार होती है। तो इन्होंने कहा कि हम द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करेंगे और हम क्या करेंगे? यहाँ भारत के प्रांतों में क्या करेंगे? एक उत्तरदायी सरकार की क्या करेंगे बेटा? घोषणा करेंगे। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या थी? इन्होंने कहा, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि प्रांतों से हटाएंगे, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटा देंगे, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर देंगे। यानी कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा वही द्वैध शासन व्यवस्था हम कहां लागू कर देंगे? केंद्र में लागू कर देंगे। चौथी में इंपॉर्टेंट बात क्या करी? इन्होंने कहा संघीय शासन अधिनियम को लागू कर देंगे, कि अगर भारत की जनता चाहेगी तो हम संघीय शासन व्यवस्था को भी लागू कर देंगे। अर्थात केंद्र के लिए एक अलग कानून बना देंगे हम। इन्होंने कहा कि केंद्र के लिए क्या बना देंगे? एक अलग कानून बना देंगे, यानी केंद्र में जो सरकार चलेगी उसके लिए अलग कानून होगा, ये इन्होंने कह दिया। नेक्स्ट देखो 5वां, इन्होंने कहा
केंद्र सरकार और प्रांत सरकार, जो केंद्र में सरकार बनेगी और प्रांत में जो सरकार बनेगी उसमें शक्ति का विभाजन कर देंगे। यानी कि जिस प्रकार से आज जो व्यवस्था है, केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं बेटा और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, देखो छठा बिंदु देखो, भारत में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। यह भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 में यह बात कही गई थी कि भारत को एक संघीय राष्ट्र बनाया जाएगा। एक बात कही गई इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कि भारत को एक संघीय राष्ट्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक संघीय, यानी जिस प्रकार से आज है संघीय राष्ट्र की व्यवस्था की जाएगी। संघीय राष्ट्र का व्यवस्था का मतलब होता है कि प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो भारत से अलग हो सकें। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं होता है, वो राज्य कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपना खनिज की दृष्टि से हो, किसी भी प्रकार से कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो सकता। ये संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है बेटा। ठीक है, यानी इन्होंने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 में कि हम भारत को एक संघीय राष्ट्र बनाएंगे। ये तो अच्छी बात थी। यानी एक प्रकार से जो भारत में या भारत, देखो इन्होंने ये जो बिंदु रखे ये भारत के लिए अच्छे थे। यानी कि उस समय अंग्रेजी सरकार एक तरीके से कमजोर पड़ चुकी थी और वह भारतीयों की सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि ये सब बातें, जो ये सब मांगे हैं, ये सब मांगे भारत की जनता ने पहले से ही की थी। यानी एक तरीके से ये सब मांगे जो थी, जो कांग्रेस पहले से ही किससे कर रहा था बेटा, ये सब मांगे जो थी कांग्रेस पहले से ही किससे कर रही थी बेटा? अंग्रेजी सरकार से कर रही थी। और उन्होंने उन्हीं मांगों को किस में रख दिया? इस भारत शासन अधिनियम 1935 में कर दिया। क्योंकि 1922 में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने भारतीयों के लिए एक क्या मांगी थी? संविधान सभा या संविधान की मांग की थी और कहा था कि भारत की जनता के अनुसार संविधान बनना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या करी थी? मांग करी थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारत के लिए क्या बनाए? एक निश्चित क्या बनाए? संविधान बनाए। तो ये जो मांगे हैं, ये सब मांगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो अन्य राजनीतिक जो थे वो सब इन मांगों की मांग कर रहे थे। उन्हीं सब मांगों को उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 में रख दिया। जिस तरीके से आज वो जिस तरीके से उस समय वो तैयार हो गए थे संघीय न्यायालय, संघीय राष्ट्र बनाने के लिए बेटा, इसीलिए वो तैयार हो गए थे संघीय राष्ट्र बनाने के लिए। नेक्स्ट आओ, इन्होंने कहा कि जो संघ है, संघ में उस समय भारत में 11 प्रांत होते थे। इन्होंने कहा कि सारे के सारे 11 प्रांतों को शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी प्रांत हैं कि संघीय जो राष्ट्र है वो कैसे बनेगा। इन्होंने कहा कि जो संघीय राष्ट्र है वो इस तरीके से बनेगा कि जो 11 प्रांत हैं उन सारे 11 के 11 प्रांतों को हम किस में शामिल करेंगे? हम किस में शामिल करेंगे? अपने संघ में शामिल करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि हम 6 चीफ कमिश्नरी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम क्या बनाएंगे? 6 चीफ कमिश्नरी बनाएंगे। अच्छी बात थी। जैसे 4 महानगर हैं आज हमारे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम 6 चीफ कमिश्नरी बनाएंगे, यानी कि 6 मेन ऑफिस होंगे पूरे भारत के लिए। उन्होंने कहा भाई ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रखा कि देसी रियासतों को भी हम संघ में शामिल करेंगे। इन्होंने कहा जितनी भी देसी रियासत हैं, उस समय जो बड़ी बड़ी देसी रियासत थी, उन्होंने कहा हम उसको क्या किस में शामिल करेंगे? संघ में हम क्या करेंगे बेटा? शामिल करेंगे। और ये भी अच्छी बात थी। अगर देसी रियासत शामिल हो जाती या देसी रियासत शामिल हो जाएंगी तो बेटा क्या हो जाएगा कि भारत क्या बन जाएगा? एक राष्ट्र बन जाएगा, एक संघीय राष्ट्र बन जाएगा। सभी लोग मिलकर क्या करेंगे बेटा? भारत के लिए काम करेंगे, यानी भारत के विकास के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट देखो, नोट और इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया कि संघ बनाने के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 51%, यानी एक तरीके से कह सकता हूं 51% देसी रियासतों का शामिल होना आवश्यक होगा।
अब इन्होंने सारी जो बातें थी वो घुमा फिरा के जो बिंदु रखी, इन्होंने ये वाला बिंदु रखा, यहां पर आकर जो संघीय राष्ट्र वाली बातें थी वो फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस समय देशी रियासत थी जो, वो क्यों चाहेंगी कि हम राष्ट्रीय बने, हम संघीय राष्ट्र बने, अपने क्षेत्र को छोड़ना क्यों चाहेंगी, वो अपने क्षेत्र को भारत में क्यों मिलाएंगी या अपने क्षेत्र को क्यों छोड़ेंगी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जमींदार अपनी जमींदारी छोड़ दे, ये अंग्रेज कह रहे थे, और वो किसमें शामिल हो जाए, एक साधारण रूप में शामिल हो जाए, किसमें, भारत के लिए राष्ट्र बनाने में। तो क्या उस समय आपको लगता था कि, या आज के वक्त पर आपको लगता है कि ये चीज संभव है? नहीं संभव है। एक तरीके से इन्होंने ये कहा कि संघीय राष्ट्र जब बनेगा जब भारत में मौजूद उस समय जो जितने भी देशी रियासत हैं, उन देशी रियासतों में से आधे से एक ज्यादा देशी रियासत क्या हो जाए, हमारे इस संघ में शामिल हो जाएगा, तब हम संघीय राष्ट्र का क्या देंगे, इसे दर्जा देंगे। और ऐसा देशी रियासत करती नहीं, क्योंकि उस समय जो देशी रियासत थी वो भाई अपने अपने राज्य क्षेत्र को थोड़ा छोड़ देंगी, राजा अपने राज्य क्षेत्र को थोड़ा ना छोड़ देगा, क्यों मिलाएगा, और वो किसी के अधीन क्यों काम करेगा। तो ये सब व्यवस्था जो थी इसने ये फेल कर दिया। यानी जो संघीय राष्ट्र वाली जो बात थी, इस व्यवस्था ने क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया। यानी कि देशी रियासतों ने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके कारण संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, संघीय राष्ट्र वाली व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, लेकिन एक संघीय राष्ट्र के रूप में लागू नहीं हो कर पाया, भारत को एक संघीय राष्ट्र के रूप में नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने उस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें संघ में शामिल नहीं होना, हम ऐसे के ऐसे ही सही हैं। नेक्स्ट आओ बेटा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जो 11 प्रांत थे उन्हें विभाजित किया गया। यानी कि कहने का मतलब है उन्हें क्या किया गया, पुनः उनका क्या किया, पुनः गठन किया गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। उनमें से 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई, यानी द्विसदन व्यवस्था की गई, जैसे आज जो है विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई। और उनमें से 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर केवल 1 सदन की व्यवस्था की गई। तो देखो 6 प्रांत उनमें से कौन थे, यानी जो 11 प्रांत थे, सर आप ये कहना चाह रहे हो 11 प्रांतों में 2 व्यवस्थाएं थी, जिसमें आपके विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी था। यानी कहने का मतलब ये है कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 11 प्रांत थी, उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या बनाई गई, विधानसभा विधान परिषद दोनों बनाई गई। तो वो 6 प्रांत कौन कौन से थे बेटा? नंबर 1 बंगाल था, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें थी 250, यानी बंगाल प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था उस समय, जिसमें 250 सीटें थी। दूसरा था कौन सा, मद्रास। तीसरा कौन सा था, मुंबई, यानी जिसे बंबई कहते थे। नेक्स्ट आ जाओ। चौथा था संयुक्त प्रांत, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये वाला क्षेत्र आता, आसाम और बेटा बिहार। यानी कि ये जो 6 प्रांत थे इनमें द्वैध शासन व्यवस्था थी। इनमें कौन सी व्यवस्था थी, ये जो 6 प्रांत थे बेटा, इन 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों का गठन किया गया। अब जो 5 प्रांत बचे हुए हैं, जो अन्य 5 प्रांत बचे हुए हैं, उनमें केवल 1 सदन बनाया गया, जो विधानसभा थी, 1 सदन बनाया गया। और वो 5 प्रांत कौन से थे, एक तो उड़ीसा था, दूसरा सिंध था, तीसरा पंजाब था, उत्तर पश्चिमी सीमांतर वाले क्षेत्र थे, जिसमें लाहौर बलूचिस्तान वाले ये वाले आते थे बेटा, और मध्य प्रांत था, जिसमें आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, ये वाला प्रांत था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने भारत के जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों को बांटने का काम किया। इनमें से 6 में 2 सदन बनाए और 5 में क्या बनाया बेटा, 1 सदन बनाया। और जो 5 बने उनमें थे उड़ीसा, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा और बेटा आपका कौन सा था, मध्य प्रांत। ये मध्य प्रांत वाला कौन सा हिस्सा, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह आया करते थे। तो नेक्स्ट देखो, ये जो व्यवस्था थी इन्होंने प्रांतों के लिए की। इन्होंने किसके लिए की, प्रांतों के लिए। यानी प्रांत में इन्होंने कहा कि हम प्रांतों में क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। कौन सी, उत्तरदायी सरकार, जो 2 सदन की होगी, यानी विधानसभा विधान परिषद की होगी, और 5 प्रांत ऐसे होंगे जहां पर क्या होगी, केवल और केवल विधानसभा वाली व्यवस्था करी जाएगी। नेक्स्ट देखो आगे।
इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसी नोट, अब नोट देखना, नोट देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की क्या की गई बेटा, व्यवस्था की गई थी। ये संघीय न्यायालय क्या था, देखो, संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसे परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में भारत में स्थापित किया गया। परामर्शदात्री न्यायालय का मतलब क्या है, देखो, जैसे कि अगर आप जानते होंगे भारत में हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट आता है। जब हम जिला कोर्ट से कोई केस हार जाते हैं तो हम उस राज्य की सबसे बड़ी अदालत, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में क्या करते हैं बेटा, अपील करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी अदालत है हमारे भारत में वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपके, अगर मैं बात करूं कि भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, ये भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था। भारत में, भारत की जनता के लिए उस समय अंतिम न्यायालय कहां होता था, ब्रिटेन में होता था, इंग्लैंड में हुआ करता था। एक तरीके से यह परामर्शदात्री न्यायालय था, यानी एक तरीके से हाई कोर्ट हुआ करते था, यानी एक तरीके से यह हाई कोर्ट था। इसमें अंतिम अपील करने का अधिकार नहीं था, यानी कि कहने का मतलब यह है, इस न्यायालय में, इस संघीय न्यायालय में अंतिम अपील करने की व्यवस्था नहीं थी। अंतिम अपील करने के लिए ब्रिटेन के प्रिवेसी काउंसिल न्यायालय में ही जाना होता था, यानी कि भारत की जनता को अगर किसी बात से अंग्रेजी सरकार के किसी भी कानून से या किसी भी बात से कोई परेशानी है और वो उसके खिलाफ क्या करना चाहता, कानून के तहत उस कानून के लिए, या कोई भी केस अंतिम अवस्था में लड़ा जा रहा है, तो वो कहां लड़ा जाएगा, वो ब्रिटेन के काउंसिल न्यायालय में क्या होगा बेटा, उसकी सुनवाई की जाएगी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जो स्थापित किया गया था न्यायालय, वो क्या था, परामर्शदात्री न्यायालय था। उसी तर्क पर, यानी कि प्रिवेसी काउंसिल न्यायालय की तर्क पर बेटा भारत में एक संघीय न्यायालय की क्या की गई थी बेटा, स्थापना की गई थी। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन अंतिम निर्णय कहाँ से आएगा बेटा, वहीं से आएगा, ब्रिटेन से, काउंसिल न्यायालय से। नेक्स्ट देखो बेटा, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत में कब की गई थी बेटा, 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। यह केवल एक परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, यानी परामर्शदात्री न्यायालय था ये। इसकी स्थापना के समय इसकी स्थापना एक संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी, और इसकी स्थापना के समय छह क्या थे बेटा, न्यायाधीश थे। 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 5 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था मॉरिस। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं और भी क्या थी, मुख्य विशेषताएं ये थी बेटा कि यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा या अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा बनाया गया अब तक सबसे बड़ा क्या था बेटा, कानून था, जिसमें 10 भाग थे और 321 बेटा क्या थी, धाराएं थी। इस संविधान में प्रस्तावना नहीं दी गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसमें जो प्रस्तावना ली गई, इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 में बाद में प्रस्तावना जो जोड़ी गई, वो कहां से ली गई थी, वो 1919 के मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से ली गई थी। ये भी देखो, 1919 अधिनियम, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की प्रस्तावना का प्रयोग हमने किसमें किया, बाद में अंग्रेजी सरकार ने किसमें किया, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया। नेक्स्ट आओ, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा, एक आरबीआई की स्थापना की गई बेटा। 1935 में ही क्या बनी थी, आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और एक इंपॉर्टेंट, इस भारत शासन अधिनियम 1935 के लागू होने पर 1858 ईस्वी में जो भारत में जो एक कानून लागू था 1858 का, जिसे हम इंडियन काउंसिल अधिनियम कहते थे, इंडियन काउंसिल अधिनियम कहा जाता था। इस इंडियन काउंसिल अधिनियम को क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि बताइए
किस अधिनियम के लागू होने पर भारत से भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट को समाप्त किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के लागू होने पर। तो देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, सिंध व उड़ीसा दो नए प्रांत बने। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बने। सिंध को बंबई से अलग कर कर और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर कर नया प्रांत बनाया गया। यानी कि सिंध और आज जो सिंध है वो वास्तवता में किससे अलग हुआ था? बंबई से अलग हुआ था। तो सिंध को बंबई से अलग कर कर और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर कर एक नए प्रांत के रूप में बनाया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया। महिलाओं को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया और वोट देने की प्रतिशतता में वृद्धि कर दी गई। जहां भारत में उस समय 4% लोगों को वोट देने का अधिकार था, अब बढ़ाकर उसे कितना परसेंट कर दिया गया बेटा? 10% कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 10%। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर आने वाले समय में यानी 1937 में क्या होंगे? प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे। आगे की वीडियो हम इसी पे 1937 के प्रांतीय चुनाव पर देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा बेटा? समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर लगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट साफ साफ समझ में आया है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि कोई क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ये वीडियो आपके बेटा प्रीलिम्स के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, आप आरओ एआरओ के एग्जाम की तैयारी करें, रेलवेज के लिए सुपर टेट, यूपी पुलिस एसआई लेवल, या आप यूपी पैट की तैयारी करें, यानी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सफिशेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपका आएगा तो आप बहुत आराम से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो बेटा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पर भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी बेटा चलती हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस प्रगति मंत्रा क्लासेस में चलती हैं, जहां जो आगरा रोड सासनी गेट पर अलीगढ़ में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? बढ़ाएँ। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक तो नौकरी और दूसरा शिक्षा को बढ़ाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।